Hello to everyone, my name is Priya Saroj and you are watching Republic of Ideas। आज हम जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो है यूएपीए एक्ट 1967। यूएपीए जो है ये बहुत ज़्यादा चर्चा में इस समय बना हुआ है। यदि आप आज के द हिंदू अखबार को उठाएंगे तो इसकी फ्रंट हेडलाइन ही यूएपीए की बात कर रही है, जिसमें दिल्ली पुलिस सजेस्ट कर रही है सुप्रीम कोर्ट को कि बेल जो नॉर्म्स हैं इसके भीतर उन पर रिव्यू किया जाए और इसको बड़ी बेंच को इसको सौंपा जाए। आइए पूरा मामला जानते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी फुल फॉर्म से। इसकी फुल फॉर्म है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 में ये एक्ट आया। उसके बाद 2014 में पहला अमेंडमेंट किया गया। उसके बाद 2008 में जब मुंबई में टेररिस्ट अटैक हुए 26/11 के, उसके बाद इसको अमेंड और ज़्यादा किया गया। 2013 में इसमें एक्सटेंड कर दिया गया इसको, और एक्सपेंड करके इसके डेफिनेशन में और भी चीज़ें जोड़ दी गई कि टेररिज्म है क्या। 2019 में इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया जो कि बहुत चर्चा का विषय बना रहा लंबे समय तक। वो ये कि 2019 में इसके अंदर जोड़ दिया गया इंडिविजुअल को भी आप टेररिस्ट घोषित कर सकते हैं, यानी कि इंडिविजुअल्स कैन ऑल्सो बी डिक्लेयर्ड टेररिस्ट अंडर यूएपीए। ठीक है। अब इस एक्ट के तहत कौन सी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो इन्वेस्टिगेट करती है किसी भी टेरर अटैक को, तो वो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA। इसको आप अच्छे से जानते हैं, जो 2008 के एक्ट के तहत चलती है। अब आते हैं एम क्या है यूएपीए का, क्यों बना ये है। जो भी भारत में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ होंगी या टेरर अटैक्स होंगे उनको इस एक्ट के तहत जो है उस पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है। अब ये अनलॉफुल एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होंगी, तो इन्होंने जो बोला है मैं वही आपको पढ़ के बताने वाली हूँ। एन एक्टिविटी टेकन बाय इंडिविजुअल और एसोसिएशन इंटेंडेड टू डिस्टर्ब द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरनिटी ऑफ इंडिया, यानी कि भारतीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को चोट पहुंचाने वाली कोई भी एक्टिविटी को ये अनलॉफुल मानेंगे और यूएपीए के तहत उसमें ये कार्रवाई करेंगे। आइए जानते हैं इसके की प्रोविजंस क्या हैं कि जिसके तहत किसी भी व्यक्ति को टेररिस्ट या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट घोषित किया जा सकता है सरकार द्वारा। तो कोई टेररिज्म को फैलाए या कोई प्रमोट करे टेररिज्म को या पार्टिसिपेट करे टेररिज्म में, आतंकवाद में, तो उस पर कार्रवाई इस एक्ट के तहत की जा सकती है। सबसे जो एक तरीके से बोला जा सकता है कंट्रोवर्शियल पार्ट इस लॉ का वो ये है कि द एक्ट गिव्स एब्सोल्यूट पावर टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिक्लेयर एनी एक्टिविटी अनलॉफुल थ्रू एन ऑफिशियल गैजेट, यानी कि भारत सरकार कोई भी ऑफिशियल गैजेट लाकर किसी भी एक्टिविटी को अनलॉफुल घोषित कर सकती है। तो ये एक मिसयूज़ भी हो सकता है। अब जानते हैं इसमें हाईएस्ट पनिशमेंट क्या है। जब अगर आप इसके तहत आप पर कार्रवाई की जाएगी तो आप एक तो डेथ पेनल्टी आपको दी जा सकती है, दूसरा आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी दिया जा सकता है। ये जो एक्ट है ये इंडियन के साथ साथ फॉरेनर जो होते हैं उन पर भी लागू होता है, फॉरेन सिटीजन्स पर भी लागू होता है। यूएपीए अप्लाइज इवन इफ द ऑफेंस इज कमिटेड आउटसाइड द इंडिया। आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ यूएपीए अमेंडमेंट, यानी इसको लेकर बहुत सारे आर्ग्यूमेंट दिए गए फेवर में इसके कि ये बहुत अच्छा एक्ट है, जैसे कि इसमें तुरंत के तुरंत फास्टर इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। इंडिविजुअल कैन बी डिक्लेयर टेररिस्ट, तो अगर इंडिविजुअल टेररिस्ट अगर घोषित किया जाएगा तो उसके तहत उसके ही मदद से हम लोग ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंच सकते हैं। फिर स्ट्रॉन्गर पावर दी है NIA को। फिर उसके बाद कहते हैं कि ये हेल्प्स टू फाइट साइबर क्राइम्स एंड टेरर फंडिंग पे बहुत ज़्यादा कामयाब है ये कानून। फास्टर तुरंत के तुरंत उनकी सीज़ कर दी जाएगी प्रॉपर्टी जो भी टेरर अटैक में शामिल होंगे। स्ट्रिक्ट लॉ है टेररिज्म के खिलाफ, जो कि भारत को चाहिए। अब इसका कुछ लोग क्रिटिसिज्म भी करते हैं, इसकी बुराई करते हैं। पहला तो यही है कि ये टू मच पावर देता है सेंटर को, यानी कि पूरी की पूरी पावर जो है वो सेंटर के पास है। जो हमने ऊपर पढ़ा, मैंने आपको पहले बताया कि सेंटर जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी गैजेट पास करेगी और ऑफिशियल गैजेट लाकर ये कह देगी ये अनलॉफुल एक्टिविटी है, तो ये मिसयूज़ हो सकता है। दूसरा रिस्क ऑफ मिसयूज़ क्या है, ओपोनेंट गवर्नमेंट के खिलाफ कोई बात करेगा उसके ऊपर ये लगा देगी गवर्नमेंट और उसको तुरंत अंदर कर देगी। अगेंस्ट फेडरल स्ट्रक्चर, ये संघात्मक जो ढांचा है भारत का उसके खिलाफ है। ये क्या है, ये संघात्मक ढांचे का मतलब है कि स्टेट भी इम्पॉर्टेंट है हमारे देश में, पर पूरी की पूरी पावर जब सेंटर ही ले लेगा तो स्टेट की कोई सुनेगा नहीं। फिर नो प्रॉपर कंसल्टेशन, कोई कंसल्टेशन नहीं हुई इस लॉ को, कानून को पास कराने में। वॉयलेट्स इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, यानी कि नॉर्मली क्या होता है कि आप जब तक गिल्टी नहीं होते तब तक आपका जो गुनाह है वो पूरा का पूरा प्रूव ना हो जाए। पर इसमें तो आप पहले ही बोल दे रहे हो कि ये आतंकवादी है, फिर उसके बाद आप उसको गिरफ्तार कर रहे हो, यानी कि आप पहले ही उसको दोषी घोषित कर देते हो। फिर मे हार्म फंडामेंटल राइट्स और
रेपुटेशन, जिसको आप गिरफ्तार करोगे, मान लो उसके ऊपर कार्रवाई इतनी सारी कर दी और फिर वो मान लो छूट गया, उस पर कुछ भी उसने कुछ भी नहीं किया, बाद में पता लगता है जांच में कि उसने तो कुछ किया ही नहीं है, तो जब वो जेल से बाहर निकलेगा तो उसकी रेपुटेशन ख़राब हो जाएगी, उसके फंडामेंटल राइट्स छीने जा रहे हैं। तो ये सारे के सारे इसके साथ प्रॉब्लम्स जो हैं वो जुड़ी हुई हैं। अब हम सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल पार्ट पे आते हैं जो न्यूज़ में बना हुआ है, वो है बेल के जो नॉर्म्स हैं इसके अंदर, कि बेल मिलती है कि नहीं मिलती है आधार पर इसके अंतर्गत। तो पहला ये है कि भाई इसमें बेल जो है ये नामुमकिन है। बेल का जो कानून है इसके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। इसका जो सेक्शन 43D(5) है वो कहता है गेटिंग बेल इज़ अ डिफ़िकल्ट इन टेरर रिलेटेड ऑफेंसेस। अगर टेरर रिलेटेड ऑफेंस आप करते हो तो बेल आप मतलब भूल ही जाइए कि आपको कभी बेल मिलेगी। पुलिस जो है वो एक्यूज्ड को, जिस पे इल्ज़ाम लगा है, उसको 180 दिन वो क्या कर सकती है, बिना चार्जशीट फाइल किए उसको कस्टडी में रख सकती है 180 दिन कोर्ट में। फिर उसके जो पूरा का पूरा मामला चल रहा है, अब हम उस पर आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 पे क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि बेल जो है वो रूल है, बेल इज़ अ रूल एंड जेल इज़ अ एक्सेप्शन, कि जेल जो है वो एक्सेप्शन है, अपवाद है कि इंसान जेल गया, ठीक है, ये कभी कभार हो रहा है, पर बेल तो रूल है भाई। बेल इंसान को मिलनी ही मिलनी चाहिए, चाहे वो यूएपीए एक्ट के तहत हो, चाहे वो किसी नॉर्मल एक्ट के तहत हो। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा तो भाई यूएपीए एक्ट में, अब ये मैंने आपको बताया कि बेल मिलना नामुमकिन है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है इसकी जांच होनी चाहिए। हम देखते हैं कि दिल्ली दंगों में जिन पे आरोप लगा था कि इन्होंने दंगे भड़काए थे, उन लोगों के ट्रायल भी शुरू नहीं हुए और वो इतने 5 साल हो गए वो लोग जेल में है, ट्रायल भी शुरू नहीं हुआ। तो बिना ट्रायल के आप किसी को पहले ही दोषी घोषित कर दे रहे हो। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा वर्डिक्ट दिया है ये। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज करता है कि आर्टिकल 21 और 22 के तहत इनके पास राइट टू लिबर्टी है और फेयर प्रोसीजर का अधिकार है, तो इसके खिलाफ भी चीज़ें हो रही हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, चाहे वो यूएपीए जैसा एक्ट क्यों ना हो। तो सुप्रीम कोर्ट का जब ये कहना था तो दिल्ली पुलिस, तो अब आते हैं आज की न्यूज़ पे। तो दिल्ली पुलिस ने आज ही बोला कि सुप्रीम कोर्ट से कि आप बोल रहे हो कि यूएपीए के तहत जो है बेल मिल जानी चाहिए, बेल जो है वो रूल की तरह यूज़ होना चाहिए, एक्सेप्शन की तरह यूज़ नहीं होना चाहिए। तो आप एक काम करिए, आप एक बड़ी बेंच बिठाइए और यूएपीए के तहत आप फैसला दीजिए कि इसके अंतर्गत बेल मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए। तो ये था पूरा मामला यूएपीए को लेके। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपके और भी प्रश्न हैं तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, और अगली वीडियो हम किस टॉपिक पे बनाएं वो भी बता दीजिए।